नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे मुफ्त राशन पर हो रही सियासत की। क्या देश में 80 करोड़ लोग गरीब है? क्या 130 करोड़ में से 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं? अगर नहीं आते तो इतने लोगों को राशन कैसे दिया जाता है? प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ गरीबों को नवंबर तक मुफ्त राशन देकर बिहार में चुनावी चाल चली है। क्या मोदी ने बिहार में चुनाव को देखते हुए मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है? क्या गरीबों को मुफ्त राशन देकर चुनाव जीतने की तैयारी है? या कोरोना काल में गरीबों की मदद करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी? बिहार में चुनाव है और चुनावी नैया गरीबों के वोट के सहारे ही पार हो सकती है। अमीर वोट देने जाते नहीं हैं, सालों से ज्यादातर गरीब लाइन लगाकर ही वोट देने जाते हैं। इसीलिए चुनाव के वक्त आते ही, चुनाव के नजदीक आते ही हमेशा गरीब ही काम आते हैं और गरीबों का भला करने के लिए ही, गरीबों के वोट लेने के लिए ही किसी भी सरकार चुनावी तरह से चुनावी हथकंडा अपनाती है। लेकिन चुनाव के वक्त गरीब ही उन्हें याद आते हैं, गरीब ही चुनावी नैया पार लगाते हैं। इसीलिए हमेशा सरकार गरीबों को ही चुनाव के वक्त याद करती है। अब सवाल है कि क्या देश में गरीबों की संख्या बढ़ी है? क्या मुफ्त राशन से बिहार में सत्ता लौटेगी? इस पर हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन में इस बात का एहसास हुआ। करीब 16 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने एक नई घोषणा की। गरीबों, मजदूरों के लिए किए गए इस ऐलान में त्योहारों की बात करते हुए मोदी ने बिहार के लोक पर्व छठ का 2 बार जिक्र किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने हर सदस्य के हिसाब से 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार 1 किलो दाल मुफ्त मिलती रहेगी। सीधे तौर पर पीएम का संदेश बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए था। जो लॉकडाउन हुआ उसमें सबसे ज्यादा गरीब प्रभावित हुआ। और देखिए, ये प्रधानमंत्री गरीबी से बढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको गरीबों का दर्द मालूम है। और जब उन्होंने 3 महीने के लिए मुफ्त चावल देने का ऐलान किया तो बिहार के गरीबों को और 8 करोड़ 71 लाख लोगों को, बिहार की आबादी 12 करोड़ है, और 8 करोड़ 71 लाख लोगों को 15 किलो चावल मुफ्त में मिला, जिसकी कीमत अब 5,057 करोड़। और अब 5 महीने तक उनको मुफ्त चावल मिलेगा, यानी 25 किलो चावल प्रति व्यक्ति को। अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होना है, जबकि छठ पूजा 20 और 21 नवंबर को होगी। सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार के ही हैं। लॉकडाउन की वजह से उनका कामकाज छिन गया है। आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन से प्रभावित बिहार के करीब 32 लाख मजदूरों की घर वापसी हुई है, यानी इन्हें भी सरकार के ऐलान का सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नवरात्रि, दशहरे और दीपावली की बात की। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मशहूर पर्व दुर्गा पूजा का भी जिक्र किया। बंगाल में भी अगले साल चुनाव है। यही कारण है कि केंद्र के ऐलान के फौरन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि उनके राज्य में जून 2021 तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। बहुत बहुत इसके लिए प्रधानमंत्री जी को जितना गरीबों के तरफ से बधाई, धन्यवाद कहा जाए, शुक्रिया अदा किया जाए, वो बहुत ही कम होगा। और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि बढ़ेगा कि नहीं, ये तो कन्फ्यूजन था। लेकिन नवंबर तक जो है, क्या कहते हैं, अगले 5 महीने तक जो है ये योजना का लाभ 81 करोड़ जो राशनधारी हैं या ये लाभार्थी हैं उनको मिलेगा, है ना। ये किसी को नहीं था उम्मीद। तो इसलिए देशवासियों की तरफ से, गरीबों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में योजना का विस्तार देते हुए जिस तरह बिहार के प्रमुख त्योहारों में से एक छठ पूजा का जिक्र किया, वो बिहार को लुभाने के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक ही था। क्योंकि विपक्ष भले ही इसे बिहार चुनाव से जोड़े, लेकिन इस योजना का लाभ देश भर के 80 करोड़ लोगों को मिलने वाला है। लिहाजा विरोधी दल सीधे तौर पर पीएम मोदी पर हमला भी नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण के अंत में किसानों और देश के ईमानदार करदाताओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इतने बड़े देश में हर गरीब के घर चूल्हा चलता रहे, ये केवल मेहनती किसानों और ईमानदार टैक्स पेयर्स की वजह से संभव हो पाया है। यानी पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात करेंगे मुफ्त राशन पर हो रही सियासत की। क्या देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं जिन पर सियासत हो रही है? क्या 130 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं? इस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन हुआ उसमें 80 करोड़ लोगों का जिक्र क्यों, और क्यों जिक्र हुआ छठ और दिवाली का। इस पे भी आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। राजेश झा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है सर आपका। मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं, नेता है कांग्रेस के। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर एपी तिवारी जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री है सर, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला मेरा सवाल राजेश जी से है। राजेश जी, क्या वाकई जो प्रधानमंत्री का संबोधन था वो चुनावी संबोधन था जिस तरह का आरोप लग रहा है? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जनता के लिए, खास करके जो गरीब वर्ग हैं जी, उनके लिए जो योजना लेके आए हैं वो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। कोरोना काल में जिस तरह से पिछले 4 महीने से पूरा लॉकडाउन है, देश के सारे उद्योग बंद हैं, सारे व्यापार बंद है, सारा ऑफिसेज बंद हैं, लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, आवाजाही ठप है, दुकानें बंद हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 81 करोड़ राशनधारी हैं जो अन्य राशन के द्वारा लेते हैं, उसमें उन्होंने 80 करोड़ जनता के लिए, गरीबों के लिए और भारतवासियों के लिए जो योजना लेके अगले 5 महीने के लिए आए हैं, ये अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। इसको किसी भी तरह से राजनीति से जोड़ना, चुनाव से जोड़ना, ये बिल्कुल ही कतई ठीक नहीं है। एक सशक्त सरकार, एक कर्मठ सरकार, और इस तरह से पूरी दुनिया जब आज कोरोना के आगे घुटना टेक दिए हैं, एक तरफ उनके दवाइयों के लिए लड़ाई, एक तरफ उनके इलाज के लिए लड़ाई, दूसरे तरफ उनके रोजगार को ठीक करना, और उसी बीच में देश में राशन की व्यवस्था करना, तो ये एक प्रधानमंत्री होने के नाते, देश का गार्जियन होने के नाते लोगों के लिए ये कार्य करना, इसको चुनाव से जोड़ना, ये कतई ठीक नहीं है। ठीक है मनोज जी, ठीक है सर, ठीक है मनोज जी। राजेश जी का कहना है ये तो गरीबों के भले के लिए प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया और उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। क्यों कांग्रेस को ये चुनावी भाषण लगा? देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है विगत 6 वर्षों में, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी और एक दल के रूप में और उनके जितने भी नेता हैं वो 24 घंटे चुनावी मोड में होते हैं। अभी राजेश जी ने एक बहुत अच्छी बात की, उनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि कोरोना के संक्रमण के आगे घुटना टेक दी है ये सरकार, और इस महामारी से, जो महामारी की वजह से जो विफलता हाथ लगी सरकार को, और चाइना के मुद्दे पर देश की सुरक्षा को लेकर के जो भारत की स्थिति सामने आई है, इस सरकार की स्थिति सामने आई है, उसको छुपाने के लिए एक चुनावी जुमला पुनः प्रधानमंत्री जी के द्वारा फेंका गया है। देखिए, बिहार में नवंबर में चुनाव होने हैं और इस बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये 5 किलो वाला राशन का जो मामला है वो पूर्ण रूपेण चुनाव को प्रभावित करने का एक तरीका है। और मेरे अपने ख्याल से जो प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है, इस घोषणा से आज जो बिहार की परिस्थितियां हैं, जो प्रवासी मजदूर बिहार के ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर से आए हुए हैं, मुझे लगता है ग्राउंड रिपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करने की आदत ही नहीं है। वर्तमान में हम लोग बिहार में हैं और बिहार में बिल्कुल जमीन पर कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ की स्थिति बता सकता हूँ कि कोरोना संक्रमण से जो पलायन हुआ है, अन्य राज्यों से बिहार के मजदूर आए, उनका 5 किलो राशन से कोई भला नहीं होने वाला है। ये 5 किलो राशन के बदले अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्तासीन है, यहाँ के मिलों को, यहाँ के उद्योग धंधों को और यहाँ रोजगार के साधन अगर मुहैया कराती, तो ये कहा जाता कि जनहित के कार्य है। ये पूर्ण रूपेण जनता को बरगलाने की प्रक्रिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा पुनः एक चुनावी जुमला है। नहीं, आपको लगता है कि 80 करोड़ जो लोगों के लिए घोषणा की गई है, गरीब कल्याण योजना को और विस्तार रूप देने की कोशिश की गई है, क्या ये जरूरी है? क्या फौरी तौर पर अगर लोगों को राहत पहुंचानी है तो सबसे अहम विषय अभी लोगों को राशन मुहैया कराना है? क्या आपको लगता है, इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से?
देखिए नेहा जी, विगत 2.5-3 महीनों से हम लोगों ने एक टीम बनाकर कोरोना संक्रमण के खिलाफ हम लोगों ने जन जागरूकता अभियान चलाया और इस जन जागरूकता अभियान में जो हम लोगों को जमीनी जानकारी मिली है, पीडीएफ सिस्टम पूर्ण रूपेण बेकार है और फ्लॉप है। मैं आपको दुर्भाग्यपूर्ण एक बात बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार है, सुशील मोदी जी का भाषण सुन रहा था। पीडीएफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बिहार में इतना फेल हो चुका है कि सरकार के द्वारा जो घोषणाएं हुई उन घोषणाओं में पिछली बार भी घोषणा की गई थी कि 5 किलो अनाज जो है मुफ्त राशन दिया जाएगा। मैं आपको वीडियो क्लिप भेज सकता हूँ पूरे प्रमाणिकता के साथ। यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पूर्ण रूपेण फेल है, यानी कि सरकार के द्वारा आवंटन की प्रक्रिया जो है उससे लोगों को बरगलाने का प्रयास पहले भी किया गया है। और ये जो चुनावी जुमला है 5 किलो राशन और 1 किलो चना, इससे बिहार के लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। बिहार के लोग आज बेरोजगार हैं, मनरेगा की स्थिति वैसी है, यहाँ पर किसी मजदूर को काम नहीं है, उद्योग धंधे बंद हैं, यहाँ के चीनी मिल बंद है, छोटे छोटे लघु उद्योगों की हालत बहुत खराब है। एक सबसे बड़ा बात मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आपके चैनल को सलाम करता हूँ कि इन परिस्थिति में जो ये मुद्दा आपने उठाया है, यहाँ के मजदूरों को आज मजदूरी चाहिए, उनको रोजी रोटी के साधन चाहिए और उस रोजी रोटी के साधन को मुहैया कराने में यहाँ की वर्तमान सरकार पूर्ण रूपेण फेल है। अगर ऐसी परिस्थिति, अगर इससे निजात पाना था, लोगों के हक में काम करना था, तो यहाँ जितने बंद मिल हैं उनको खोलना चाहिए था, लोगों को स्वावलंबन बनाना चाहिए। लोगों के लिए जो बैंक की प्रक्रिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा हुई थी कि बहुत सारे बैंक जो है लोगों को मुफ्त बगैर किसी कागज के कर्ज देंगे। आप बैंक चले जाइए, किसी बैंक कर्मी से बात करिए, वो कहता हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है, हम कोई लोन नहीं देने वाले हैं। तो ये सारी जुमलेबाजी जो है ये लोगों को बरगला रही है। और दूसरा, राशन मुफ्त की व्यवस्था है। ठीक है तिवारी जी से रिएक्शन ले लेते हैं। तिवारी जी, क्या इस वक्त पे जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल देश में बनी हुई है, एक तरफ कोरोना काल है तो दूसरी तरफ चीन भी आंखें तर रहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी मनोज जी कर रहे थे कि यहाँ पर राशन देना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, पहले लोगों को रोजगार दिया जाता। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पहले रोजगार, राशन तो अपने आप आ जाता, और ये मुमकिन है क्या? देखिए नेहा जी, जो आपने भी इस बात को रखा कि इस वर्तमान जो स्थिति है वो एक तरह से संकट की है। एक और कोरोना की मार झेल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के लोग, और दूसरी तरह देखा जाए तो चीन के साथ जो भारत के तनावपूर्ण संबंध है इस समय, उसको अगर बृहद रूप में देखेंगे तो एक प्रकार का ये एक तो मोबिलाइजेशन सा दिख रहा है, मिलिट्री का मोबिलाइजेशन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो इस स्थिति में ये समझना कि रोज ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मैं भी आपके ही सम्मानित चैनल के माध्यम से जब पूरी बात हुई कि इस बात को उजागर किया है कि जरूरत इस बात की है कि जो गरीब हैं, विपन्न है, वंचित हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं जो, उनको कहीं टिकाऊ आधार पर रोजी रोटी का इंतजाम उनके लिए हो, ये समझना पड़ेगा। लेकिन जब स्थिति नितांत विषम हो, जो वर्तमान की स्थिति है, क्योंकि आपने अपने चैनल पर आज जो आउटलाइन किया है विषय को, उसमें कहा है कि क्या गरीबों की इतनी संख्या है, 80 करोड़ के बराबर गरीबों की संख्या है भी या नहीं है, ये विचारणीय है। क्योंकि जो झटका कोरोना संक्रमण से अर्थव्यवस्था को लगा है, श्रमिकों की कहेंगे रोजी रोटी का जो इंतजाम था वो छिन गया है। जो खासतौर पर बात हो रही बिहार की, बिहार और यूपी से सबसे ज्यादा श्रमिक जाते रहे हैं दूसरे प्रांतों को, जो भारत के संपन्न राज्य कहलाते हैं। कोरोना के चलते उनको अपने घर वापस होना पड़ा, अपने मूल स्थान पर वापस होना पड़ा है। तो इस समय जो तात्कालिक समस्या है, कुछ इसमें से कह सकते हैं कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं, कुछ के होने की संभावना, क्योंकि एक उनकी जांच करना
और फिर उनको उनके कहेंगे उनके पास जो तो प्रवासी मजदूर जो हैं वो तकरीबन 25 लाख की संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार का रुख कर चुके हैं, यानी कि बिहार में पहुंच चुके हैं। सवाल इस बात को लेकर है, क्या अक्टूबर नवंबर तक उन प्रवासी मजदूरों को बिहार में ही रुकने के लिए ये एक चुनावी घोषणा कर दी गई है कि बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में जो मुफ्त में राशन आपको दिया जाएगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक, उसके बाद चुनाव खत्म तो राशन भी नहीं। देखिए नेहा जी, ये सरकार का जिसको स्टेट कहते हैं, राज्य संप्रभु सत्ता जिसमें देता है, प्रजातांत्रिक देश है, उसमें सरकार का एक जवाबदेह दायित्व होता है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि कोई भूख से न मरे, सबका पेट भरा। तो सर ये अक्टूबर नवंबर तक ही क्यों, ये छठ और दिवाली तक ही क्यों, ये बिहार के चुनावों तक ही क्यों? अभी तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि तात्कालिक 2 रूपों में देखना पड़ेगा पूरी नीति को। एक तात्कालिक नीति कि पेट भरना है, जो भूखा है उसका उसका पेट भरा जाए, कोई भूखे न सोए जिसको कहा जाता है, सुधा से कोई ग्रस्त न हो, ये राज्य का दायित्व है। अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं, हम सभी जानते हैं कि FCI के पास कहीं अनाज का भंडार पर्याप्त है और सरकार ऐसी स्थिति में है, सरकार अगर उसको दाबे रहे अनाज और गरीब को न दे तो ये तो अनुचित होगा ना। नहीं तो आप मानते हैं कि 80 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे आती है? क्या मानते हैं आपको? आप मानते हैं कि उनको जरूरत है फिलहाल राशन की? नेहा जी, हम लोग अध्ययन जब कभी करते रहे हैं गरीबी का, तो उसका एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये रहता रहा है कि जो अस्थायी रोजगार जिनके पास है, जिनके पास टिकाऊ रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है, जो दैनिक मजदूरी कमाते हैं, वह जब उनको काम मिलता है तो दिखाई पड़ता है कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है राजेश जी से मेरा सवाल है, राजेश जी क्या आप मानते हैं कि 80 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे आती है, जिनको राशन की जरूरत है? नेहा जी देखिए, ऐसा है कि 80 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, अभी तो सरकार की ये कोशिश है कि जिस तरह से व्यापार पूरा बंद है, रोजगार नहीं है, लोगों के पास अभी काम धंधे बंद है, सोशल डिस्टेंसिंग को रखने के लिए लोगों को 2 गज की दूरी और लोग अलग रहे, मास्क लगा के रहे। अभी तो इसलिए जो अगला 5 महीना का सरकार ने एक स्ट्रेटेजिक कदम उठाया है कि अभी नहीं राजेश जी से सवाल है सर मेरा, राजेश जी से। जी राजेश जी। सॉरी हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अभी मैं अपने कांग्रेस के साथी मनोज तिवारी जी को सुन रहा था और उन्होंने ये बोला कि ये जुमलाबाजी है। अगर यदि ये जुमलाबाजी है, वो रोजगार की बात करते हैं। आपने एक क्वेश्चन किया, मैं उनके भी क्वेश्चन का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो अभी जो व्यवस्था की जा रही है, ये एक आपातकाल की स्थिति से सबसे पहले मेरे सवाल का सर जवाब दे दीजिए। क्या आप मानते हैं कि 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको राशन की जरूरत है इस वक्त? बिल्कुल 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें 80 करोड़ नहीं, कम से कम 100 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे देश में 81 करोड़ लोग राशन कार्ड धारक हैं, जिनको ये फैसिलिटी दी जा रही है। क्योंकि लोग अभी घर के अंदर रह रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, ऑफिसेज बंद हैं, उद्योग बंद है। ऐसी स्थिति में देश की सरकार यदि कोशिश कर रही है कि हम अपने लोगों को उनके घर में बैठे हुए राशन की व्यवस्था अगर मुफ्त में करते हैं, तो इसमें हम जानना चाहते हैं कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां दूसरी हैं, कांग्रेस के मनोज तिवारी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कि लोगों का रोजगार का व्यवस्था करना चाहिए। मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए मनोज जी कि क्या पंजाब की सरकार ने, अमरिंदर सिंह ने कितना रोजगार बना दिया? महाराष्ट्र की सरकार ने कितना रोजगार तैयार कर दिया? राजस्थान में आपकी सरकार ने कितना रोजगार वहां पर बना दिए? आप राजनीतिक अभी ना करें, आप अभी इस समय कोऑर्डिनेशन के साथ बात करें कि देश के जो हालात हैं, विश्व में जिस तरह से महामारी फैला है और हमारी देश में स्थिति बहुत ही सामान्य है, अन्य देशों के अपेक्षा हम लोग बहुत कमली हुई स्थिति में हैं। लॉकडाउन के काल में जिस तरह से लोगों ने अब बहुत ही परहेज किया, बहुत ही निगरानी से अपने आप को रखा,
अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में वो लापरवाही देखने को मिला। जैसे ही मार्केट खुला है तो इससे देश को बचाना है, और ये तभी संभव है मनोज जी मेरे साथी, जब हम लोग केंद्र और राज्य कोऑर्डिनेशन पे काम करें। अभी लोगों को भूख लगी है तो अभी उनको राशन की आवश्यकता है। आज मनोज जी, रोजगार देने की आवश्यकता नहीं। मैं ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, लौटूंगी आपके पास, आपको पूरा टाइम दूंगी सर, आप अपनी पूरी बात रखेंगे। मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री अगर हुनर हाट जाते हैं और लिट्टी चोखा खा लेते हैं, उसमें भी कांग्रेस को दिक्कत होने लगती है, कहती है विधानसभा चुनाव की तैयारी है और इसीलिए प्रधानमंत्री इसमें जुट गए हैं। अगर शहीद का नाम ले लेते हैं जो कि बिहार से ताल्लुक रखते थे, तो उनके ऊपर भी सियासत इसको जोड़कर देखा जाता है। अगर बात यहाँ पर छठ और दिवाली तक मुफ्त राशन देने की होती है, तो फिर भी कांग्रेस को ये लगता है कि अब तो विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही। सर ऐसा क्यों? क्या प्रधानमंत्री कुछ भी कहते हैं तो उसे विधानसभा चुनाव से ही जोड़कर देखा जाना चाहिए? नेहा जी, जरा सख्ती से मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने मित्र की एक एक बात का बहुत अच्छे से जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कंपैरिजन किया पंजाब और राजस्थान से। मेरे मित्र, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि रोजगार और बेरोजगारी के मामले में बिहार किस स्तर पर खड़ा है और बिहार कहाँ खड़ा है, आप टेलीविजन चैनल पर इसको ना बोले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम बिहार से हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है। बिहार से सबसे ज्यादा पलायन क्यों होता है? इसलिए होता है कि यहाँ रोजगार के साधन नहीं। अब तीसरी बात मैं उनको कहता हूँ, कोविड-19 के ऊपर मेरे मित्र को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को पूरी जानकारी नहीं है। लॉकडाउन है कहाँ? बिहार में लॉकडाउन है क्या? हम तो घूमते काम कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं। आज की तारीख में लॉकडाउन नहीं है, और इस बिहार में जो लोग पलायन करके आए हुए हैं, जो प्रवासी मजदूर बिहार लौटे हैं 25 लाख के करीब, उनको रोजगार चाहिए, उनको संसाधन चाहिए, उनको व्यवस्था चाहिए, उनको 5 किलो अनाज तो पहले सरकार ने घोषणा की थी। मैं अपने मित्र को एक बात और भी बताना चाहता हूँ, आप जिस अनाज को देने की बात करते हैं वो पीडीएफ सिस्टम से जाता है। जरा उस पीडीएफ सिस्टम को मान्यवर चेक कीजिए। उस पीडीएफ सिस्टम में पूर्णतः अव्यवस्था है, यानी कि सरकार के द्वारा जो आवंटन अनाज होना था वो भी आवंटित अनाज गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको आपको निवारण करना चाहिए। दूसरी बात, लॉकडाउन नहीं है, आज बिहार में लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने चाहिए, जिसके लिए आपने लंबी लंबी बात फेंकी थी कि बिहार के लोग आए। नीतीश जी ने भी कहा था कि हम ये आने वाले मजदूरों के लिए को स्वावलंबी बनाएंगे और यहाँ रोजगार देंगे। आज परिस्थितियां ऐसी है कि आप किसी भी जिले में चले जाइए, मैं कहता हूँ छपरा से शुरू कर दीजिए, मोतिहारी, बगल में मुजफ्फरपुर है, मगध है, वहाँ जितने भी उद्योग हैं वो सारे बंद पड़े हैं, जो वहाँ स्थानीय मजदूरों को रोजगार दे सकते थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का इस पर कोई भाषण नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा कोई घोषणा नहीं होता है। और सबसे दुखद पहलू है, माननीय प्रधानमंत्री जी उद्योग पर बोल क्यों नहीं रहे? वो इसलिए नहीं बोल रहे। लेकिन एक सेकंड मनोज जी, तमाम खामियां हैं, तमाम कमियां हैं, जिस बात का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं सर, लेकिन फिर भी आप क्या जनता को समझा नहीं पाते कि देखिए केंद्र की सरकार आपके लिए कुछ कर नहीं रही है? क्यों 2014 और 2019 में दोनों बार कांग्रेस असफल रही जनता को समझाने में? बिल्कुल नेहा जी, मैं उस बात का जवाब देता हूँ आपको। देखिए नेहा जी, लोकतंत्र में चुनावी जीत हार होते रहती है। महज 6 साल पहले 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, और उसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं अपने मित्र को ये भी बात याद दिलाना चाहता हूँ, 9 कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे। उस 9 मंत्रियों में 6-7 वर्षों का शासनकाल भाजपा का रहा था। उस 7 वर्ष में बिहार में एक भी उद्योग अगर खुला हो तो हमारे मित्र बताएं। और जब कांग्रेस की सरकार आई तो इसी बिहार में, जहां मैं अभी मैं छपरा में हूं, और छपरा में दुनिया के सबसे बड़े 4 कारखानों को कांग्रेस ने ही दिया। तो ये कहते हैं रोजगार देकर के लोगों को स्वावलंबी बनाइए। सर आपको क्यों नकार रही जनता, मुझे बताइए ना, आपको लगातार जनता क्यों नकार रही है अगर आपने बिहार को इतना अच्छा शासन दिया? मैं आपको नेहा जी उस बात का जवाब दे रहा हूँ, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है कि मैं मानता हूँ कि बिहार में जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है, निश्चित रूप से हमारी कुछ कमियां रही हैं, संगठनात्मक कमियां रही हैं, निश्चित रूप से हमने ये भी तो हो सकता है ना सर कि कांग्रेस अपनी कमियों को दूर करने की बजाय दूसरों की कमियां ढूंढने में लग जाती है, समझा नहीं पा रही जनता को। नेहा जी पहले सुन लीजिए मेरे मित्र,
सुनिए, आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। आप मेरी बात को सुन तो लीजिए। अरे सरकार, सुन तो लीजिए, मेरी बात को सुनिए। आप भी कोई बहुत आपकी स्थिति जो है, आप ऐसे मत समझिए कि आप बहुत स्वावलंबी हो गए। आप भी नीतीश कुमार जी के साथ चल रहे हैं। आप भी अकेले अपने दम पर चुनाव में आपकी रही है। आपको पता है। अरे सुन तो लीजिए। अरे भैया बताइए, 1950 से लेकर 1990-92 तक कांग्रेस की रही, क्यों बिहार के लोग प्लान कर रहे हैं? मनोज जी, थोड़ा मैं आपका जवाब दूं। क्या बीजेपी वाले मैंने प्लान कर दिया? अरे सुन तो लीजिए, मैंने आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछा, उसका जवाब दीजिएगा। आप अगर बिहार से हैं तो उसका जवाब दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के 7 वर्षों के शासनकाल में सुई का कारखाना बिहार में खोला है क्या आपने? जो कारखाना दिया गया है वो कांग्रेस ने ही दिया है। इस बात को आप याद करिए। ये सर, आपने कारखाने दिए, फैक्ट्री दी, आपने मिलें दी, ये बातें सब ठीक है सर, आपने दिया होगा, लेकिन सवाल ये है कि जनता क्यों नहीं मान रही है आपको? जनता क्यों नहीं समझ रही कि कांग्रेस भी बेहतर शासन दे सकती है बिहार में? क्यों आपको एक बार फिर मौका नहीं मिला? मैं उस बात को बोल रहा हूँ। नेहा जी, राधा मोहन बाबू मोतिहारी से आते हैं और केंद्र में मंत्री हैं। वहाँ का एक सुगौली का शुगर मिल स्टार्ट नहीं हो पाया। राजीव प्रताप रूढ़ी इतने बड़े नेता हैं, एक मरौड़ा चीनी मिल को लेकर के 2 बार सांसद हो गए और मरौड़ा चीनी मिल का गेट नहीं खुलवा पाए। इनकी जुमलेबाजी पूरी देश जान चुका है। और ये जितना राशन का जुमला फेंकेंगे, लोगों को ऐसा फेंकेंगे, अब लोग इस बात को समझने वाले नहीं है। और खासकर वैसे प्रदेश के लिए जहाँ 1762 में 1100 लोग IAS बनते हैं, उनको पता होना चाहिए राजेश जी को, ये सब जुमलेबाजी ज्यादा दिन नहीं चलती है। दीर्घकालिक राजनीति के लिए जमीन पर उतरकर काम करना होगा और हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस की सरकार बहुत दिनों से बिहार में नहीं है, लेकिन नेहा जी, मैं आपके चैनल पर पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस तरीके से जमीन पर जुड़कर हम लोग काम कर रहे हैं, देश और प्रदेश की जनता निश्चित रूप से कांग्रेस को वापस लाएगी। ठीक है। एक सवाल मेरा तिवारी जी आपसे है कि जो हालात फिलहाल देश में बने हुए हैं, इस पर अब खाने पर सियासत हो रही है, राशन पर सियासत हो रही है, प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, उसी पर कहीं ना कहीं हमले किए जाते हैं, उस बयान को कहीं ना कहीं एक हथियार बनाने की कोशिश की जाती है। सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसे ही होगा क्या गरीबों का उद्धार? देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता पर काबिज रही है, लेकिन यहाँ पर अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो भी लचर स्थिति में है। एक तरफ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार के लिए चुनौती है, तो दूसरी तरफ फौरी तौर पर राहत लोगों को देना, यानी कि गरीबों तक राहत पहुंचाना। तो ऐसे में इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप किस तरह से देखते हैं? देखिए नेहा जी, इसी बात को मैं रख रहा था पहले भी आज ये डिबेट में, जो सरकार चाह रही है या सरकार की जो अर्थनीति है, कहते हैं हम राजनीतिक पक्ष उसका अलग है, उस पर चर्चा हमारे दो कहेंगे राष्ट्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि कर रहे हैं। अर्थशास्त्र इसका ये है कि एक तो ये समझना पड़ेगा, जो बातें बिहार के लिए विशेष रूप में आ रही हैं या अन्य क्षेत्रों के लिए भी, गरीबी केवल बिहार में ही नहीं है। बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है, ये ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अन्य राज्यों में भी गरीबी है। सवाल है कि गरीब कहीं भी है तो उसके भोजन की व्यवस्था हो। अगर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था के लिए हर जगह तो चुनाव नहीं है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई लिया जाए, उत्तर प्रदेश में अभी 2022 में चुनाव होने हैं, तो इसको अर्थनीति की दृष्टि से देखा जाए, एक कल्याणकारी अर्थनीति है कि लोगों को भोजन दिया जाए, उनका पेट भरे जिसको कहते हैं। MCI के स्तर पर अगर खाद्यान्न भरा पड़ा है, उसका उपयोग किया जाए, जन कल्याण के लिए किया जाए। जो बाजार से खरीद सकते हैं अनाज, सिर्फ जन कल्याण की यहाँ बात होती है, लेकिन बात सिर्फ जन कल्याण पर राजनीति की होती है। गरीबों का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जाता है। ये राजनीतिक पार्टियां हैं सर, ये सब जानती है कि अमीर लाइनों में लगकर वोट नहीं डालता है, बल्कि गरीब लाइनों में लगकर गर्मी में तप कर वोट डालता है। इसीलिए यही वजह है कि उन्हें साधने की कोशिश होती है। राजेश झा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि राजनीतिक पार्टियां बखूबी जानती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं कि आखिर अब बिहार में विधानसभा चुनाव है। आखिर अगर इस बात का जिक्र करना था कि अक्टूबर नवंबर तक गरीबों को राशन देना है, तो सर छठ का खास तौर पर क्यों शब्द का इस्तेमाल किया गया? दिवाली, छठ,
इनका इस्तेमाल करना क्या जरूरी था क्या उस वक्त? देखिए, प्रधानमंत्री जी के पूरे भाषण को यदि आपने सुना होगा तो उन्होंने 2-3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से बताया। एक तो उन्होंने ये बताया कि अभी बरसात का मौसम आ रहा है और बरसात के मौसम में बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, उसके साथ हमें लड़ाई लड़ना है। उसके बाद उन्होंने त्योहारों का जिक्र किया। त्योहारों का जब जिक्र किया तो उन्होंने अभी रक्षाबंधन का किया, सावन का किया, उसके बाद फिर दुर्गा पूजा का किया। दुर्गा पूजा बंगाल से, बिहार से रिलेटेड है। उसके बाद फिर उन्होंने दीपावली की बात की। पूरे भारत में दीपावली मनाया जाता है। छठी मैया का नाम उन्होंने एक बार ले लिया और छठ पूजा नवंबर तक है, इसका जो नाम ले लिया तो सारे राजनीतिक पार्टियों ने उनको चुनाव से जोड़ दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि आज छठ पूजा हिंदू धर्म के लिए, हिंदू के लोग जो हैं, न केवल बिहार, अब ये पूजा उत्तर प्रदेश में भी बहुत जोरों से मनाई जाती है। आप बंगाल में जाइए, आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली में 50 लाख लोग छठ पूजा में मिलते हैं। तो यदि उन्होंने छठ पूजा का जिक्र कर लिया, वही तो प्रवासी मजदूर वापस बिहार पहुंच गए हैं सर। 25 लाख की तादाद कम होती है क्या? 25 लाख की तादाद कम होती है क्या? जो लगभग 25 लाख प्रवासी मजदूर वापस बिहार में पहुंचे हैं, वो अक्टूबर नवंबर तक तो सरकार कह रही है कि हाँ भाई ठीक है, हम आपको फ्री में राशन देंगे, मुफ्त में आपको खाना पीना देंगे, आप रहिए, लेकिन वोट दीजिए और भले ही कहीं जाइए। इस राह पर चल पड़ी है कि बीजेपी? बताइए नेहा जी, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि आप चुनाव तक वहीं पर रहें और वोट भारतीय जनता पार्टी को। ये तो हम नहीं कह रहे ना, ये तो आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर। देखिए हमारे साथी, हमारे कांग्रेस के साथी, हमारे अन्य दलों के साथी, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बोला कि कोरोना काल में अगले 4-5 महीने तक स्थिति और हम लोगों को गंभीरता से इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, गमछा लगाना चाहिए, और त्योहार भी हमारे बीच में है। तो उन्होंने इसी के वजह से जो राशन की व्यवस्था की 80 करोड़ जनता के लिए, ये देश के लोगों के लिए, आज देखिए उन्होंने किसानों के लिए भी बात की कि 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए उनके खाते में डायरेक्ट डाला गया। इसके बाद ऊपर कांग्रेस के हमारे साथी बात नहीं करते। हमारे गरीब के लिए 50,000 करोड़ रुपए उनके रोजगार के लिए, ग्रामीण श्रमिक है उनके लिए व्यवस्था की गई। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, 3 लाख करोड़ का एमएसएमई और छोटे उद्योगों के लिए क्या, इसके ऊपर हमारे साथी चर्चा नहीं करते हैं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि बैंक में जाओ तो कोई व्यवस्था नहीं है। बैंक में हम लोग भी जाते हैं। गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, गरीब कल्याण योजना को विस्तार रूप दिया जाएगा। इसके अलावा अभी मनोज जी कह रहे थे कि जोर देना चाहिए था कि रोजगार दिया जाएगा, रोजगार मिलेगा तो राशन अपने आप इंसान खरीद के खा लेगा। क्या नहीं लगता अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, गरीबों का भला करना, उसके लिए रोजगार बहुत अहम है? अर्थव्यवस्था के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री 6 बार सभी मुख्यमंत्री के साथ, सभी राज्यों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है, लेकिन फिर भी भारत आज संभली हुई स्थिति में है। हम किसी पाकिस्तान के तरह नहीं है, हम अन्य देशों के तरह नहीं है कि हाथ में कटोरा लेके घूम रहे हैं। हमारे अन्न का भंडार, आज रामविलास पासवान जी ने बोला कि पूरा हमारा अन्न का भंडार भरा हुआ है। हमारे उद्योग को ताकत देने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। हमारे लोगों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड जो ग्रामीण रोजगार को व्यवस्थित किया जाए उसके लिए किया। तो हर तरह से कार्य किया जा रहा है। हम G20 देशों में आज अव्वल स्थान पे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है, धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। हम स्थिति को सुदृढ़ करेंगे और आने वाला 2-3-4 महीने के बाद आप देखिएगा कि जैसे कोरोना काल से बाहर आएगी तो भारत में अर्थव्यवस्था पटरी पे लौटते हुए आपको नजर आएगा। कोरोना काल से बाहर कब आएंगे सर, ये तो वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जो बयान सामने आ रहे हैं वो तो कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि कोरोना के साथ जीने की आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि कोरोना कहीं नहीं जाने वाला। ये तो आपके ही सरकार की मंत्री कह रहे हैं। खैर, उस पर अभी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं मनोज तिवारी जी का। मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर है, गरीबों पर सियासत हो रही है सर। गरीबों पर सियासत आज की सियासत नहीं है, ये तो बरसों से चलती हुई आ रही है। सत्ता में सबसे ज्यादा आपने शासन किया है और ऐसे में आज भी गरीबों का हाल वही है जो पहले था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, मुझे बता दीजिए। देखिए नेहा जी, एक बात स्पष्ट है, मेरे मित्र ने कहा कोविड-19 का संक्रमण जो है पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है
और इस कोविड-19 के संक्रमण से दुनिया लड़ रही है। लड़ने का तरीका क्या है? आप देख लीजिए, न्यूजीलैंड का उदाहरण लीजिए, अमेरिका का उदाहरण लीजिए, रूस का उदाहरण लीजिए। भारत किस स्थिति में खड़ा है? तो भारत जिस स्थिति में खड़ा है, खासकर हम जिस प्रांत की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में 25 लाख मजदूरों का पलायन हुआ, 25 लाख मजदूर वापस आए। सर, सवाल मेरा आपसे ये था कि 80 करोड़ लोगों को ये गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ देने की बात प्रधानमंत्री अगर करते हैं, तो यानी कि वो ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अभी राशन की जरूरत है। सवाल ये है कि गरीब पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है, सत्ता बदली है, बावजूद इसके उनकी हालत नहीं बदली। जिम्मेदार कौन? अरे पहले सुनिए, आप राजनीतिक रंग दे रहे हैं। आप मोदी जी का गुणगान कीजिएगा, भाजपा का प्रवक्ता बने रहिएगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अरे आप सुन तो लीजिए, आप जवाब सुनना नहीं चाहते। मैंने आपसे पूछा, जिस बिहार प्रांत की आप बार बार बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कहें प्रधानमंत्री का? अरे सुनो लीजिए, अरे सुनिए, आपको मजदूरों की चिंता है क्या? आपको मजदूरों की चिंता है? अगर मजदूरों की चिंता होगी तो 25 लाख बिहारी प्रवासी मजदूर बिहार में वापस नहीं आते। अरे नहीं आते, वो काम करते, क्यों उगता के चले आए? इसलिए चले आए कि आपने रोजगार की व्यवस्था नहीं की। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण बिहार में बढ़ रहा है, आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक परिस्थिति पैदा होने वाली है बिहार में। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हो रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार की नीतियां। 5 किलो अनाज दे दीजिए, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किसी भी प्रकार के किट की व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जा रही है। लोग मर रहे हैं कोरोना से। सर, सवाल मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। मैं आपको पूछ रही हूँ, भारत में जो स्थिति है आप बता रहे हैं अमेरिका में इस तरह की स्थिति है। सर, मुझे अमेरिका के बारे में नहीं जानना है, मुझे मालूम है अमेरिका में क्या स्थिति है। सर, सवाल मेरा नहीं, सवाल जो मेरा है आप उसका जवाब दीजिए। सभी कांग्रेस के प्रवक्ता का यही हाल है। नहीं, सवाल ये है। भैया सुनिए, आप पहले सुन लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बिहार की बात बोल रहा हूँ, आप अमेरिका का उदाहरण देने लगे। फिर वही बात है मनोज जी, नहीं मनोज जी, सवाल ये है कि 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात अगर प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि मानते हैं कि गरीबी जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो 80 करोड़ है, तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि ये स्थिति क्यों है? तमाम सरकारें आई, तमाम गई, आपने भी सत्ता पर काबिज किया और सबसे ज्यादा और लंबे वक्त तक किया, क्यों ये स्थिति नहीं बदली? सर, मैं नेहा जी मेरी बात को सुनिए, मैं उस बात का जवाब देता हूँ आपको। मनरेगा जब लाया गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका बयान आता था कि मनरेगा जो है एक सबसे विफल योजना है। मनरेगा क्यों किया गया था? लोगों को गांव में रोजगार देने की व्यवस्था थी। आज उसी मनरेगा के ऊपर जिस भारतीय जनता पार्टी की सत्तासीन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा निश्चित रूप से, कांग्रेस ने जब हिंदुस्तान में शासन किया है, सामाजिक समरसता की बात की है, गरीबों के उत्थान की बात की है, रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। मैंने अपने साथी से बोला है कि आज 32 वर्ष हो गए बिहार में कांग्रेस को शासन में आए हुए। इस 32 वर्ष के उपरांत कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्तासीन रही है? मैं पूछना चाहता हूँ, गरीबों के हक की बात बहुत लंबी चौड़ी बोली जा रही है, आखिर क्यों किसी रोजगार की व्यवस्था बिहार में नहीं की गई? किसी उद्योग धंधों को क्यों नहीं खोला गया? मढ़ौरा का चीनी मिल आज क्यों बंद है? मॉर्टेन मिल क्यों बंद है? सिंगरौली का मिल क्यों बंद है? सुगौली शुगर मिल क्यों बंद है? मढ़ौरा का मॉर्टेन मिल क्यों बंद है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ये बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक गरीबों के कल्याण की बात है, गरीबों के रोजगार की बात है, गरीबों के उत्थान की बात है, उसके लिए क्रियान्वयन की आवश्यकता है। उसके लिए रोजगार की व्यवस्था कीजिए, रोजगार के साधन उपलब्ध कराइए, गरीबी मिट जाएगी, लोगों को काम धंधा मिलेगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे। बिहार के गरीब मजदूर क्यों बाहर जाते हैं? उनको रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। और बार बार हमारे साथी कह रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया? सर, आपका जो ये 32 साल का जो बनवास है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा बिहार में। सुन लीजिए सर, सुनिए तो सही सर, सुनिए ना, अभी बिहार विधानसभा चुनाव दूर है सर, और ये राजनीतिक मंच नहीं है कि जितना आप सोच के आए उतना ही बोलेंगे, उतना नहीं सुनना हमने। सवाल ये है
सवाल ये मैंने सवाल आपकी सुन बात लीजिए, का जवाब दिया। सवाल ये है कि राज्य में 2005 से एनडीए की सरकार है। अगर बीच के 2 साल छोड़ दिए जाए, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन से जब सरकार नीतीश कुमार ने बना ली थी, बावजूद इसके अभी तक कांग्रेस ये नहीं समझा पाई कि देखिए जो सरकार है वो आपके भले के लिए काम नहीं कर रही। कहां पे आप खामी, कहां पे कमी आप समझते हैं? और अगर फिर राजनीतिक दूसरी पार्टी राजनीति करती है तो आप बोलते हैं तो राजनीति कर रही है। जी, राजनीति करेगी, आप क्यों नहीं समझा पा रहे? ये आपके अंदर खामियां हैं, कमियां हैं? नेहा जी, इस बात का मैं आपको जवाब देता हूँ। बहुत शालीनता से मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि बिहार में कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता कमजोर हुई है, कांग्रेस कमजोर हुई है। लेकिन कांग्रेस जब से कमजोर है वो बिहार का भला नहीं हुआ है, बिहार को नुकसान हुआ है। मैंने इस बात के लिए मैंने माना है, स्वीकार किया है। कांग्रेस समझाने में विफल है, इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैंने अभी तुरंत बोला था कि जिस धरातल पर काम करने की आवश्यकता है किसी भी राजनीतिक दलों को, उस राजनीतिक दलों को जमीन पर काम करके हम सत्ता में वापस आना चाहते हैं और सत्ता में वापस आएंगे और हम काम कर रहे हैं। आज जमीन के स्तर पर हम काम कर रहे हैं। जी ठीक है, जमीनी स्तर पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा तिवारी जी आपसे है, एपी तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि गरीबों के भले के लिए ये योजना, गरीब के भले के लिए वो योजना, गरीबों के भले के लिए मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, तमाम तरह की योजनाओं की बात राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जाती है, लेकिन गरीबों का उद्धार आज तक नहीं हुआ। क्या ये गरीब कल्याण योजना की वजह से क्या गरीबों का उद्धार होगा? क्या राशन देना, क्या लगता है कि इससे गरीबों को फायदा होगा? और क्या अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए गरीबों का उद्धार होना कितना जरूरी है, ये भी समझा दीजिए। देखिए नेहा जी, जो जनशक्ति होती है किसी भी देश की वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जनशक्ति का मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि उसको आहार चाहिए, भोजन चाहिए सर्वाइवल के लिए और जीवित रहने के लिए। तो अर्थनीति का एक पक्ष ये हुआ, इस प्रधानमंत्री के संभाषण में जो बात है उसको इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि भोजन की व्यवस्था करना। लेकिन उसके पहले के जो कार्यक्रम है या कहिए जो पैकेज घोषित किया गया है, आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है वो उसका बृहत रूप है। हम सभी जानते हैं कि 20.97 लाख करोड़ रुपए का वो पैकेज है। अब कल की जैसी योजना जो विस्तारित की गई उसमें 90,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च है। ये सब उद्देश्य क्या है? हम बहुत कह सकते कम समय में इसको बहुत जल्दी में अगर रखना चाहें, 1971 में मिसेस गांधी ने आम चुनाव के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया और ये चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में उन्होंने इसको लागू किया। 7वीं पंचवर्षीय योजना राजीव प्लान है 85 से 90 के लिए। उन्होंने कहा गरीबी पर सीधे हमला करेंगे। जिस बात को आप रख रहे हैं कि गरीबों को योजना के केंद्र में तो रखा जाता रहा, उनके लिए स्कीमें बनती रही, लेकिन न तो बेरोजगारी दूर हुई टिकाऊ आधार पर और न ही गरीबी दूर हुई। जो विकास का जो मॉडल अपनाया गया वो नगरीकरण पर केंद्रित था, वो औद्योगिकरण पर केंद्रित हो गया, वो बड़े शहरों को कहेंगे उद्योग का केंद्र बिंदु बना दिया गया। ग्रामीण एक जो अर्थव्यवस्था की मजबूती का कार्यक्रम था उसको चलाया नहीं गया। और एक बात और फौरी तौर पर रखना चाहूंगा कि जो नई आर्थिक नीति 1991 से आरंभ हुई, नरसिंह राव रिजाइन से आरंभ होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, जुलाई में कई ऐसे फैसले लिए गए थे नई आर्थिक नीति के नाम पर जो एक तरह से श्रमिकों के खिलाफ बैठते हुए नजर आ रहे थे। हाँ, हमें याद है अच्छी तरह से, हम राष्ट्र के रूप में याद रखना होगा। अर्जुन सिंह गुप्ता कमेटी बनी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो श्रमिकों की स्थिति है, उसमें रिपोर्ट में सारी बातें रख दी गई। लेकिन नहीं, एक चीज बहुत आपने अच्छी बताई है कि गरीबी दूर नहीं हुई और गरीबों के ऊपर राजनीति हुई। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है राजेश झा जी कि 2005 से जब सरकार सर आपकी है, एनडीए की सरकार वहां पर देखी जा रही है और बीच के अगर 1-2 सालों को छोड़ दिए जाए तो 2005 से कंटिन्यू आपकी सरकार है। सर, सत्ता की मलाई तो आप लोगों ने खाई है, लेकिन जनता का भला क्या किया है? वाकई आपको लगता है अगर किया है तो 25 लाख जो लोग हैं वो बाहर रहे, बाहर काम करने गए, क्यों ये नौबत आई? क्यों राज्य ने इतने रोजगार पैदा नहीं किए?
देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है नेहा जी। आपने बहुत ही सही आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये बात रख पाऊंगा कि पूरे जो 30-40 साल का एक टेनर कांग्रेस ने बिताया, उन्होंने कोई भी रोजगार के लिए वहां पर कोई दुरुस्त व्यवस्था नहीं किया। और उससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आई। जो 15 साल का लालू यादव का जो टेनर था, वो पूरा एक काला समय बीता है बिहार के लिए, जहां बिहार के लोगों के लिए कोई व्यवस्था, उद्योग की व्यवस्था नहीं गई, रोजगार की व्यवस्था नहीं गई। और ये जो समय बीता नीतीश कुमार जी का, उन्होंने वो अपने जानते हुए, जब भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हमारे कोऑर्डिनेशन की सरकार रही, तो हर मौके पे ये कोशिश किया गया है कि वहां पर व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, रोजगार किया जाए। नहीं कर पाए आप कर पाए क्या? आप कर पाए क्या? 2000 आप कर पाए क्या? मैं बता रहा हूं कि 2014 में 2012-13 से 14 के आप जीडीपी का ग्रोथ देखिए। जब सेकेंड टेनर में था तो बिहार जो है तो पूरे इंडिया में सबसे टॉप का जीडीपी रेट करके भारत को कंट्रीब्यूट करते थे। सर, क्यों ये नौबत आई कि 25 लाख लोग प्रवासी मजदूर बाहर जाके दूसरे देशों, दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं? क्यों ये नौबत आई, मुझे बताइए। रेलवे की इतनी बड़ी, क्यों ये सब नौबत आई? आपकी सरकार होते हुए क्यों ये नौबत आई? आप गरीबों का इतना भला चाहते हैं, आप गरीबों का इतना कल्याण चाहते हैं। बिहार के आयन की जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये व्यवस्था ये 2005 की बात नहीं है। 1975 के बाद से लगातार बिहार और बिहार के लोग अलग अलग शहरों में पलायन किए हैं। क्यों किया सर? आपकी 2000 नहीं, मैं तो आपसे पूछूंगी, मौजूदा सरकार सर आपकी है, आप इसके लिए जवाबदेह हैं। आप मुझे बताइए, जिम्मेदारी किसकी बनती है? आज आपको पता होगा नेहा जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता के लिए जो व्यवस्था की है, और जिस तरह से लोगों को सर, फिर वही बात, आत्मनिर्भर भारत आज की शुरुआत है। नहीं, आप मुझे बताइए ना, 2005 से अगर आपकी सरकार है सर, आपने ऐसे कौन कौन से सेक्टर पे काम किया, आपने कहां कहां पर काम किया, और अगर आपने काम किया तो ये पलायन क्यों नहीं रुका? ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर पलायन रोकने के लिए सरकार ने काम किया और पलायन रोका, आपने क्यों नहीं रोका? देखिए, पलायन नहीं रुकने का कारण केवल आप भारतीय जनता पार्टी पे या जेडीयू के सरकार पे देना वो सही नहीं है। आपको मैं अभी डाटा बताया कि 1975 के बाद से लगातार जब कोई उद्योग धंधा वहां पर स्थापित नहीं किया। बाढ़ से प्रभावित बिहार, सूखा से प्रभावित बिहार में उद्योग का स्थापना नहीं करना। इन्होंने जंगल राज की स्थापना की। जब वहां पर उद्योग लगाया गया है तो वहां पर लालू यादव एंड कंपनी ने बंदूक के नोक पर वहां के उद्योगपतियों से रंगदारी टैक्स वसूलना, वहां पर उठाकर किडनैपिंग करना, उठाकर मर्डर करना, बिहार में सबसे ज्यादा ये जो समय बीता है 1990 से लेकर 2005 तक का समय, एक बहुत बड़ा डर उद्योगपतियों में आया, जिसके वजह से उद्योग लगाने के लिए लोग वहां नहीं जा पाए। मनोज तिवारी जी, ऐसी पार्टी के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं जिसके ऊपर इस तरह के आरोप अभी राजेश जी लगा रहे हैं। देखिए नेहा जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं और थोड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपके इस राष्ट्रीय चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे स्पोक्स पर्सन है, तैयारी के साथ नहीं बैठे हैं। मैं जरा उनको एक डाटा देना चाहता हूँ। 1949 से लेकर 1977, बड़ा जिक्र कर रहे हैं 1977, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बिहार औद्योगिक केंद्र बना था 1949 के बाद। और मैं उनको एक बात उनको और भी बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा 13 लाख मजदूरों का पलायन विगत 6 वर्षों में हुआ है बिहार से। उनको इस चीज की जानकारी ही नहीं है। दूसरी बात, मैं उनको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो बार बार कह रहे हैं उद्योग का हब हुआ करता था बिहार, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने हब बनाया था कृष्ण बाबू के समय में, सत्येंद्र नारायण सिंह के समय में, महामाया बाबू के समय में। जितने बिहार में बड़े उद्योगों को लगाया गया उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने जुमला फेंक। अरे मैं बोल रहा हूँ 9 केंद्रीय मंत्रियों के बावजूद बिहार में एक सुई का कारखाना क्यों नहीं लगा? और अगर बिहार में कारखाना लगा होता, रोजगार की व्यवस्था होती, तो मेरे मान्यवर स्पोक्स पर्सन वो बताएं 2007 के बाद से 13 लाख मजदूरों का बिहार से पलायन क्यों हुआ? और आप कहते हैं बार बार कांग्रेस शासित प्रदेश का जरा उदाहरण सुन लीजिए। हरियाणा दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा स्लमी राज्य बना। पंजाब कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित ने कांग्रेस
दिल्ली को कहां से कहां तक पहुंचाया, हरियाणा को कहां से कहां तक पहुंचाया, वहां सब जगह कांग्रेस की सरकार थी। और आप बता रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने यहाँ के लोगों को सामाजिक समरसता के आधार पर आम व्यक्ति को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, रोजगार गरीबों को, दलितों को, सामाजिक समानता दिया, लोगों को जीने का हक सर, इन दिया। दावों और वायदों कांग्रेस के ने बीच किया। हकीकत क्या है, ये सभी के सामने है। बात बीजेपी की कर ले या कांग्रेस की कर ले, सर दावे और वायदे तो किए जाते हैं। देखिए, सत्ता पर आपने भी बहुत ज्यादा, आप भी सत्ता पर काबिज रहे हैं, बहुत वक्त आपने भी दिया है सत्ता पर, लेकिन ऐसे में हकीकत क्या है ये सभी के सामने है। मैं किसी को ऐसे नहीं कह रही कि बीजेपी ने बहुत काम कर दिया है, कांग्रेस ने बहुत काम कर दिया, या आरजेडी रही थी तो उसने बहुत काम कर दिया, लेकिन हकीकत सभी के सामने है कि सिर्फ और सिर्फ गरीबों को मोहरा बनाया जाता है, लाइनों में लगवाया जाता है, वोट लिए जाते हैं और उसके साथ ही सिर्फ और सिर्फ छलावा किया जाता है, बाकी और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।